हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो हम अब अपने पॉलिटी के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। ओके, वैसे गवर्नर पार्ट है स्टेट एग्जीक्यूटिव का। देखिए, गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ओके, तो देखिए लक्ष्मीकांत में स्कीम क्या कैसे पढ़ा रखा है। लक्ष्मीकांत में बेसिकली पहले आपको यूनियन के बारे में सारा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सब एक साथ पढ़ा दिया, फिर स्टेट का लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एक साथ पढ़ाया। ओके, बट यहाँ पे बिकॉज स्टेट में कई जो चीजें हैं ना स्टेट एग्जीक्यूटिव की, वो इतने डिटेल में दे रखी है, बट इतना मोस्टली दे आर सिमिलर टू यूनियन, राइट, कि यूनियन की चीजों को सिमिलर है। तो इसीलिए मैं साथ साथ पढ़ा हूँ। इसीलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ अभी आपको अगला वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद गवर्नर पढ़ाया जाएगा, ताकि एक आपका कंपैरिजन भी हो जाए। ओके, सो हम लोग बेसिकली पहले देखेंगे एग्जीक्यूटिव। हम लोग ऐसे पढ़े एग्जीक्यूटिव, इसमें दोनों हम देख लेंगे, यूनियन एंड स्टेट। फिर ऐसे ही हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, उसमें दोनों देख लेंगे, यूनियन एंड स्टेट। ओके, तो अगेन मूविंग ऑन, फिर से जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक some information that Prep IAS has launched 3 months free crash course for UPSC Prelims 2021, and this crash course will be from 17th March to 20th June, right? And इसके salient features क्या है इस कोर्स के? Basically it is a very comprehensive course. Okay, इसमें static portion भी cover कर रहे हैं, dynamic portion भी, and also it is very much focused for prelims. Okay, साथ ही साथ इसमें हर संडे डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके। सीसैट पे भी फोकस है, सीसैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन इट। एंड आल्सो लास्ट में आपको 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ओके, और फैकल्टी की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फर्दर अगर आपको इस कोर्स का डिटेल शेड्यूल चाहिए, इफ यू वांट अ डिटेल शेड्यूल फॉर दिस कोर्स, और रजिस्टर करना है आपको, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां देख सकते हैं। अगेन ये कोर्स इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, सो सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। ओके, तो मूविंग ऑन, तो फिर से हम जैसे लास्ट लेक्चर में हम देखे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि थोड़े कम क्वेश्चंस देखेंगे हम, इस बार 3 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि लास्ट वाला लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया था। और देखिए ज्यादा लंबे लेक्चर से प्रॉब्लम ये होती है कि बेसिकली स्टूडेंट्स का भी अटेंशन स्पान इतनी टाइम तक रहता नहीं है, और जो ग्रास्प करने की एबिलिटी होती है चीजों को, वो रिड्यूस हो जाती है। तो दैट्स वाई हमने इसीलिए ना अपने कोर्स में सारे लेक्चर्स को 1 घंटे से कम रखा है, क्योंकि 1 घंटे से कम में अगर आप कुछ भी पढ़ोगे ना, तो वो पूरा आप उसको अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। यू कैन ग्रास्प ऑल दैट, एंड ऑल्सो आपकी चांसेस ज्यादा है कि आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए और रिकलेक्ट कर पाए। ओके, तो स्टार्टिंग विथ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इन 2020 में आया। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चंस चूज किए इस बार मैंने, और ये सिंपल क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिकली इसलिए चूज किए हैं कि एक मिसकंसेप्शन है लोगों को कि यार प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन ही टफ आते हैं। नहीं, प्रीलिम्स में एक काफी पोर्शन है, अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस, कभी कभी इवन इवन इट गोज अप टू 35 क्वेश्चंस, विच आर फेयरली सिंपल, जो काफी सिंपल होते हैं, विच आर फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट, जो आप नॉर्मली ये जो कोर्सेज करके आप आराम से कर सकते हो। तो इसीलिए इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप वो जो 20 to 35 क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चन जो इजी एरिया में आते हैं आपके लिए, क्योंकि किसी के लिए देखिए जिसने अच्छा पढ़ा होगा उसके लिए इजी क्वेश्चन इवन 35 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसने कम पढ़ा होगा उसके लिए इजी क्वेश्चन 20 से भी कम हो सकते हैं। बट स्टिल एक एवरेज देखते हैं कि 20 to 35 क्वेश्चंस आपके इजी के बीच में ही रहते हैं। ओके, तो अगर आपका एम ये होना चाहिए कि जो 20 to 35 क्वेश्चन है, ये आप सारे के सारे इजी क्वेश्चन सही करें। यू मस्ट हैव 100% एक्यूरेसी इन इजी क्वेश्चंस। ओके, ये ऐसी चीज है जो बिल्कुल होनी चाहिए। और कैसे कर पाओगे आप ये? सिंपल, ये जो आपको अभी यहाँ स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आप इसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। ओके, इतना ही करना है। सो नाउ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो किस फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में अनटचेबिलिटी इंक्लूडेड है एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। आई थिंक ये तो आपको आ ही जाना चाहिए, आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था, और काफी इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर है डी, दैट इज राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। इसमें कौन सा आपका आर्टिकल 17 इज राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ओके,
तो आर्टिकल 17 आपका राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि कितने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। अगेन देखिए, आई डोंट थिंक इसको बस वही पर्सन गलत करेगा जो ढंग से पढ़ के नहीं गया हो। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए गलत बिल्कुल नहीं करना है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, 2020 में ही आया है। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, मतलब जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन कौन से किस में, मतलब कौन से पार्ट में इसका प्रोविजन है। ओके, क्या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, सेवेंथ शेड्यूल और द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। तो आप बताइए, बताइए इन द कमेंट बॉक्स। ओके, देखिए अगेन वेरी सिंपल, आप सबको पता होना चाहिए, राइट। अगर नहीं पता है तो बेसिकली आपका रिवीजन में प्रॉब्लम है, प्लीज रिवाइज करिए। तो इसका आंसर है डीपीएसपी। ओके, डीपीएसपी में आर्टिकल 50 इट क्लियरली टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, सो फेयरली वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, अगेन आप नॉर्मली दिमाग लगा के भी कर सकते हो इसको। ओके, मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ओके, अब देखिए, मान लीजिए अज्यूम, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए बट लेट अस अज्यूम दैट यू डू नॉट नो शेड्यूल्स, कि कौन सा शेड्यूल किस चीज से डील करता है, फर्स्ट शेड्यूल किस चीज से डील करता है, यू डू नॉट नो दैट, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, राइट। बट देन इन दैट केस देखिए क्या होगा, आप ये क्वेश्चन ना बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा फैक्ट है, थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ, ट्वेल्थ। तो आप सोच, आप आपको थोड़ा तो बेसिक हिंट और आइडिया होना चाहिए। देखिए एग्जैक्टली भी नहीं पता हो बट एटलीस्ट इतना भी अगर आपको आइडिया है कि फर्स्ट शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है, सेकंड शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है, तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। बट अगर आपने अगर पढ़ा नहीं और जीरो आइडिया है तो आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। एंड दैट्स वाई आप जानते हो कि जब मैंने सेलिएंट फीचर्स चैप्टर पढ़ाया था, सेलिएंट फीचर्स, तो आई आस्क्ड यू गाइस कि वहां पर आप एक बार लक्ष्मीकांत में जाके सारे शेड्यूल जरूर देख लेना। तो प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, कि क्या, कौन से, क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए इसका आंसर होगा फिफ्थ शेड्यूल। ओके, फिफ्थ शेड्यूल है ट्राइबल एरिया से डील करता है, राइट, ट्राइबल एरिया से। ओके, फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद ट्राइबल। और देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे से स्ट्रक्चर किया है। सिक्स्थ शेड्यूल नहीं दिया है, दे हैवंट गिवन द सिक्स्थ शेड्यूल, क्योंकि सिक्स्थ शेड्यूल भी ट्राइबल एरिया से डील करता है। अगर सिक्स्थ शेड्यूल दे देते तो ये और स्पेसिफिक हो जाता और ये क्वेश्चन सिंपल से बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन इजी और डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, आप फिफ्थ शेड्यूल भी पढ़ना और आप देखना सिक्स्थ शेड्यूल भी पढ़ना, और फिर आप आगे जाके हम पढ़ेंगे भी ये, जब हम आगे कवर करेंगे वहां क्लियरली कवर करेंगे कि फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चीजों को कंपैरिजन करना यहाँ पर जरूरी होता है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। क्योंकि कई बार अगर मान लीजिए यहाँ पर सिक्स्थ शेड्यूल दे देते तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता, अगर आपको फाइन डिटेल्स नहीं पता होंगी फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के बीच में डिफरेंस की। ओके, तो बेसिकली इसका आंसर फिफ्थ शेड्यूल है, which deals with tribal lands in scheduled areas, it deals in scheduled areas। okay, और उसमें प्रोविजन है शेड्यूल्ड एरियाज के गवर्नेंस के लिए, प्रोविजंस बना रखे कि कैसे शेड्यूल्ड एरियाज गवर्न होंगे। और स्पेसिफिकली प्रोविजंस ऐसे हैं कि जो वहाँ के जो जो ट्राइबल पीपल है उनको ज्यादा से ज्यादा दे गेट मोर एंड मोर पावर्स टू गवर्न देमसेल्व्स। ओके, आपके रेफरेंस के लिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ शेड्यूल्स 1 to 12 दिया है। अगेन ये नोट भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो फॉर योर रेफरेंस, तो प्लीज गो थ्रू इट, प्लीज सी कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है। तो फर्स्ट शेड्यूल इज लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर लिस्ट एंड देयर टेरिटरीज। ओके, आई थिंक ये तो आपको याद होना चाहिए। सेकेंड शेड्यूल इज रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ कि इनके इमोल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस क्या हैं, उस सब के प्रोविजंस है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, काउंसिल ऑफ और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब के जो है प्रोविजंस है, इनके इन सबसे रिलेटेड प्रोविजंस है। किस चीज के प्रोविजन, कि इनके इमोल्यूमेंट्स की, मतलब क्या इनके रेन्यूमरेशन वगैरह है, इनके प्रिविलेजेस क्या हैं। ओके, उस सब की चीजें जो डिटेल्स हैं वो आपको सेकेंड शेड्यूल में दे रखी है। ओके, थर्ड शेड्यूल कंटेन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन। तो अगेन ये प्लीज लक्ष्मीकांत में डिटेल में देखिएगा किस किस की ओथ दे रखी है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ शेड्यूल में
प्रोविजन फॉर अलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी आई थिंक आपको याद होना चाहिए. ओके. फिफ्थ शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल. So it has provisions for administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. Okay. Sixth schedule, अब देखिए, contains provision for administration of tribal areas in states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Don't worry, आगे हम जब फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल पढ़ेंगे इसको, तो इसमें जो डिफरेंस है दोनों में वो देखेंगे. एक डिफरेंस तो आपको दिख ही गया, ये स्पेसिफिक ये जो स्टेट्स है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोविजन है वो सिक्स्थ में, और बाकी दूसरी जगह शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन है वो फिफ्थ शेड्यूल में. ओके. सेवंथ शेड्यूल, अगेन आपको अभी तो बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया था जब हम इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे थे. तो सेवंथ शेड्यूल इज अबाउट it contains division of power की union list, state list and concurrent list. Okay. Eighth schedule contains list of languages recognized in the constitution. Okay. Ninth schedule is provision as well. आपको पता होगा, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई एक्ट पुट किया है अगर 19 अप्रैल 24 1973 के पहले, तो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, बट उसके बाद उस पर जुडिशियल रिव्यू लगता है. ओके. 10th शेड्यूल इज एंटी डिफेक्शन. आगे हम पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन के बारे में, बस इतना याद रखिए कि 10th शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन. ओके. 11th शेड्यूल डील्स विद पंचायत, एंड 12th शेड्यूल डील्स विद म्युनिसिपैलिटीज, और क्या स्पेसिफिकली उनकी पावर्स, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. सो आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल, काफी सिंपल है ये. ओके. आपको बस इसके थ्रू बार बार आप इसको बार बार देखते रहोगे तो अपने आप आपको एटलीस्ट देखिए, अगर एकदम एग्जैक्ट भी याद नहीं होगा, बट स्टिल आपको एक हिंट तो लग जाएगा. और अगर आपको हिंट होता है यहाँ पर, इवन इफ यू हैड एन हिंट हियर कि कौन सा शेड्यूल किस चीज से डील करता है, तो भी आप देखो आप बड़े आराम से कर पाते इस क्वेश्चन. ओके. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद वाइस प्रेसिडेंट. ओके. वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक्स देखते हैं पहले. ओके. बेसिक्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट. ओके. तो इट इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री. तो देखिए, एक जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, आई वुड अगेन से कि आप वो सब देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कौन किस पोजीशन पे है. ओके. क्योंकि उससे भी पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है क्वेश्चन में. तो उसमें सेकंड नंबर पे कौन है? वाइस प्रेसिडेंट. ओके. सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री. So rank next to the president in the official warrant of presidents. Okay. So please ये official warrant of presidents I would strongly recommend you, आप या तो गूगल पे सर्च करके डायरेक्टली देख लो, लक्ष्मीकांत में भी दिया है. ओके. अब आ जाती है बात इलेक्शन की कि हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड. तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कुछ चीजों में प्रेसिडेंट से सिमिलर है और कुछ चीजों में प्रेसिडेंट से डिफरेंट है. नाउ हाउ इट इज सिमिलर, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट इलेक्शन है. जैसे प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन था, मतलब जैसे प्रेसिडेंट को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट कर रहे थे, उसी तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं. लोग डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते. पीपल डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट दी वाइस प्रेसिडेंट. ओके. अगेन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं, कोटा रिक्वायर्ड होता है, और हर कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंस देता है 1 2 3 अपने बैलेट में, और कैसे फिर फर्स्ट फेज होता है, उसमें अगर कोई नहीं विन करता तो सेकंड फेज कैसे होता है, वो है ये पूरा. ओके. सो आई होप इट इज क्लियर. अगर आपको इस पे क्लैरिटी नहीं है तो आप अगेन यूट्यूब में जो है इसका पिछला प्रेसिडेंट का वीडियो है, उसमें जाके आप इस सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को दोबारा देख सकते हो. ओके. या फिर आप जो पीपीटीज हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया है उस पर इसकी पीपीटीज मिलेंगी आपको, आप इसकी पीपीटी के अंदर भी काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन्ड है. ओके. नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक मैंने प्रेसिडेंट में नहीं बताया, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो स्किप हो गया था प्रेसिडेंट में. ओके. सो वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट. वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट. ओके. मतलब किसी को पता नहीं होता कि वो कौन किसके लिए वोट कर रहा है, हु इज वोटिंग फॉर हुम, nobody knows. Okay. And this is also for president. So please keep this in mind. Okay. That चाहे प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों के लिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड है. दोनों का इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, और दोनों में जो वोटिंग होती है इट इज बाय सीक्रेट बैलेट. ओके. प्लीज रिमेंबर दिस. अब देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज. जैसे प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज था, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है. लाइक प्रेसिडेंट हैड एन इलेक्टोरल कॉलेज, वाइस प्रेसिडेंट आल्सो हैज एन इलेक्टोरल कॉलेज.
सो अंडर द इलेक्टोरल कॉलेज ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो सारे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। ओके, सो तो देखिए प्रेसिडेंट के उसमें क्या था, प्रेसिडेंट के उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या थे, नहीं, दे वर नॉट देयर। ओके, इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट देयर वर नो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, देयर वर ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों टाइप के मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं पार्लियामेंट के और इलेक्टेड भी। ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल है, नहीं, दे हैव नो रोल। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में एमएलए का रोल होता था। देखिए इस तरीके से आपका बेसिकली प्रेसिडेंट एक और बार रिवाइज भी हो रहा है। ओके, दैट्स वाई इसको साथ साथ रख के हम पढ़ रहे हैं। ओके, अगर कोई डाउट या डिस्प्यूट है रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वो कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट। जैसे प्रेसिडेंट के केस में भी कौन करता था, सुप्रीम कोर्ट, राइट। अगेन सिमिलर कंडीशन जो प्रेसिडेंट के केस में थी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, या वहां कोई वैकेंसी थी। ओके, एंड ऑल्सो मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया और एंड ही हैड स्टार्टेड फंक्शनिंग, बट बाद में जाके उसका इलेक्शन वॉइड हो गया। आफ्टर सम टाइम द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाज वॉइड, so in that case all the acts done by him before are not invalidated. Okay, ये सेम केस है प्रेसिडेंट के लिए। ओके, सेम थिंग स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंट। अब देखते हैं क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस देखते हैं, he should be a citizen of India, okay, and he should have completed 35 years of age. Okay, now this is important, he should be qualified to be elected as a member of Rajya Sabha. That vice president जो है किसी को बनना है, उसको एक क्वालिफिकेशन ये है कि he should be qualified to be elected as member of राज्य सभा। अगेन राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अगेन आपका तो बेसिकली देखिए, और प्रेसिडेंट के केस में क्या था, ये लोकसभा था। ओके, तो आप देख रहे हो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज। ओके, और ऑल्सो लाइक प्रेसिडेंट ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। ऑल्सो कोई सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हुआ या वाइस प्रेसिडेंट हुआ या गवर्नर हुआ किसी स्टेट का, मिनिस्टर हुआ यूनियन या स्टेट का, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बट मान लीजिए कोई कोई एक मिनिस्टर है, someone is minister of union, and if he gets elected as vice president, तो बेसिकली उसकी जो लेजिस्लेचर में सीट है वो तो छूट ही जाती है, वो वेकेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ऑल्सो वो मिनिस्टर की जो भी पोजीशन छोड़ देता है। ओके, now moving on, oath administered by president। okay, so to bear true faith and allegiance to the constitution of India and to faithfully discharge the duties of his office। so ये है oath आपके वाइस प्रेसिडेंट के। ओके, तो आप देख सकते हो प्रेसिडेंट से oath डिफरेंट है। प्रेसिडेंट की oath में एक स्पेशल चीज होती है, क्या होता है वो, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द constitution। okay, just a second। sorry, there was some technical error। तो आई होप आपको पता क्वालिफिकेशंस क्लियर हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। ओके, एंड ऑल्सो व्हाट इज नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आपको ओथ भी पता चल गई और कैसे वो प्रेसिडेंट की ओथ से डिफरेंट है। ओके, हाउ द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, एंड conditions of office, matlab while in office what he cannot do। okay, what should be the conditions, right? So one, he should not be a member of either house of parliament or house of state legislature। so please remember this, that vice president cannot be a member of either house of parliament or a house of state legislature। okay, and he should, that means he cannot be a MP or MLA, वो MP और MLA नहीं रह सकता। okay, vice president। okay, and he should not hold any other office of profit, right? apart from this koi aur office of profit he should not hold। okay, term of vice president, what is the term of vice president? okay, so the term of vice president is 5 years। okay, and can hold the office beyond his term of 5 years until the successor assumes the charge। so 5 साल से, देखिए नॉर्मली क्या है, नॉर्मली वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल, बट
his term can be extended beyond 5 years. Okay, उसका टर्म 5 साल से बढ़ सकता है. किस कंडीशन में? When until मान लीजिए कि उसका टर्म 5 years का खत्म हो गया. If the term for 5 years has ended, after that there is some time till the successor assumes the charge. तो जो टाइम है, वो गैप है, उस गैप में कौन कंटिन्यू करेगा? जो 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 वाइस प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू करेगा जब तक उसका जो सक्सेसर है वो चार्ज अज्यूम नहीं करता. ओके, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, एंड अगर रिजाइन करना है तो ही रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट, गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. ओके, अगर अब जो ये है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इफ ही हैज, देखिए फॉर वाइस प्रेसिडेंट देयर इज नो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. इफ ही हैज टू बी रिमूव्ड, देन ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अ रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन राज्यसभा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है. तो अ रिजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी ब्रॉट इन राज्यसभा. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए. तो पहली चीज तो आप इस ओनली पे ध्यान रखिए कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए रिजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, राइट. एंड नेक्स्ट, इट हैज टू बी पास्ड बाय दी ऑल दी देन मेंबर्स. तो इस एक्सप्रेशन का मतलब समझिए. इसका मतलब होता है इफेक्टिव मेजोरिटी. और जब हम इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं, इट मींस टोटल सीट्स माइनस वेकेंट सीट्स. सी, आई एम सेइंग वेकेंट, not absent, right? Minus vacant seats. So please, that's why it is called effective majority, right? Total seats minus vacant seats. Okay, after राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास हो जाता है, उसके बाद अगर लोकसभा, LS means लोकसभा, अगर आपके इस रिजोल्यूशन को सिंपल मेजोरिटी से एक्सेप्ट कर लेती है, then the president then the vice president stands removed. Okay, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है. ओके, अगेन अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन लाना है तो रिजोल्यूशन लाने से पहले 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता है फॉर सच रिजोल्यूशन. ओके, टू दी वाइस प्रेसिडेंट. ओके, वैकेंसी, वैकेंसी कब आती है ऑफिस में? ओके, मतलब कब ये जो ऑफिस वैकेंट हो जाता है? एक तो हो गया नॉर्मली जब 5 years का टेन्योर एक्सपायर हो गया. तो इन दैट केस अगर वैकेंसी आई तो जो इलेक्शन है, इलेक्शन शुड बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, राइट. और अगर वैकेंसी आई ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब जैसे आपका प्रेसिडेंट में भी ये था. ओके, अदरवाइज मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को वॉइड बोल दिया. कि सिमिलर केस है प्रेसिडेंट के लिए भी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को वॉइड बोल दिया तो एक वैकेंसी आ जाएगी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो in this case election to fill vacancy should be held as soon as possible. ये प्रेसिडेंट के केस में क्या था? It was within 6 months. ओके, और इसी पे प्लीज कीप इन माइंड, इस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा था. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे जो अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, इस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा था. ओके, इसी चीज, इसी पॉइंट को लेके कि इसमें क्या क्या था. बेसिकली कहा था कि अगर फॉर इंस्टेंस इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिग्नेशन और डेथ, तो इन दैट केस विद इन 6 months उसका इलेक्शन होना चाहिए. बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है. प्लीज कीप दिस इन माइंड, देयर इज नो सच टाइम लिमिट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ओके, अगेन आगे हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन भी देखेंगे प्रीवियस ईयर का. ओके, नाउ फंक्शंस. सो रिगार्डिंग हिज पावर्स एंड फंक्शंस, so फंक्शंस क्या है वाइस प्रेसिडेंट के? ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके, तो राज्यसभा का चेयरमैन है. एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है. ओके, what is meaning of ex officio? That means whoever the vice president, he is also the chairman of Rajya Sabha. Okay, so again I hope this point is clear कि ex officio का मतलब क्या होता है. Now also another function is that he acts as president. जब when there is vacancy or when there is absence of president, then in place of president he acts as president. Okay, he acts as president. So he acts as president in one case when there is vacancy, right, due to resignation, impeachment, death or otherwise. अगर ऐसे vacancy आती है, if there is vacancy due to resignation, impeachment, death, otherwise, then in that case vice president acts as president. Okay, similarly if the president is unable to discharge his function due to absence, illness or any other cause, in that case also vice president discharges his function. अब अगर now here if I make a statement, अगर मैं एक statement दूं आपको that
at the expiry of term of president, if there is a delay, if there is a delay in electing president, then vice president acts as president. ओके प्लीज इसका आंसर करिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट कि अगर प्रेसिडेंट का टर्म जो है 5 साल का एक्सपायर हो गया और जो नए नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में जो है कुछ डिले हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो गैप है उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। ओके, ये स्टेटमेंट है आपको। तो लेट मी नो द आंसर फॉर दिस। ओके, का आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर है, द आंसर फॉर दिस इज नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्योंकि अगर नॉर्मली टर्म एक्सपायर हुआ होता है प्रेसिडेंट का, इन दैट केस जब तक नया सक्सेसर चार्ज अज्यूम नहीं करता तब तक प्रेसिडेंट कंटिन्यू करता है। यही सेम सिचुएशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी है। बट अगर अगर इफ देयर इज अ वैकेंसी, ओके, इफ वैकेंसी अकर्स ड्यू टू रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज, इस केस में कौन एक्ट करता है? इस केस में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है। सिमिलरली अगर सिटिंग प्रेसिडेंट is unable to discharge his function due to absence, illness or any other cause, तो इस केस में भी कौन कौन करता है? इस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। ओके, नाउ ही, तो मेन पर्पस क्या है इसका? टू सर्व एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट अज्यूम्स चार्ज। ओके, in these cases, okay, only in these cases, please remember, only in these cases he serves as an acting president until new president assumes charge। okay, और नए प्रेसिडेंट कितने टाइम में? 6 महीने में इलेक्शन करना होता है। okay, so please, I hope this point is clear। now while when he is discharging the duties of president, he does not perform the duties of chairman of Rajya Sabha। आपने देखा कि he is also ex officio chairman of Rajya Sabha, but when he is doing duties of president, then he only does the duties of president, he does not discharge the duties of chairman of Rajya Sabha। तो वो ड्यूटीज कौन करेगा? इट विल बी डन बाय द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगेन डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है, कैसे इलेक्ट होता है, ये हम जब पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो ऑफिस है, जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्रिएट किया गया था, इसका पर्पस क्या था? देखिए इसका यूं नॉर्मली इतना ज्यादा फंक्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी। तो प्लीज देखिए ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आप रिमेंबर करिए, दिस इज समथिंग कॉन्सेप्चुअल। क्योंकि कोई पूछ सकता है, देखिए प्रेसिडेंट का तो इतना कुछ ज्यादा रोल ही नहीं है, राइट? सो उसको ऐसे ऐसे ऑफिस को क्रिएट करने की जरूरत क्या हुई? सो इट वाज मेनली क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट। मतलब जब मान लो प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो गया या प्रेसिडेंट इल है, राइट, एट दैट टाइम हु विल कम अप एज प्रेसिडेंट? द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अब आ जाते हैं हम गवर्नर पे। तो गवर्नर एज आप जानते हो इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। ओके, लाइक प्रेसिडेंट। लाइक प्रेसिडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ही इज नॉमिनल। मतलब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो बोल रखा है ही इज हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, बट इन रियलिटी जो जो है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे जैसे सिमिलर प्रोविजंस टू दैट दैट देयर आर फॉर प्रेसिडेंट। जो पावर्स जो है गवर्नर की, वो खुद गवर्नर नहीं एक्सरसाइज करता है, दोज आर मोस्टली एक्सरसाइज बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट एक मेजर डिफरेंस है यहाँ। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट से गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन डिफरेंट है। पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं। तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में बताया गया फ्रॉम आर्टिकल 153 टू 167 इन पार्ट 6। ओके, एंड उस स्टेट एग्जीक्यूटिव इज कंप्राइज्ड ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। तो कौन कौन आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव में? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। ओके, अगेन ही इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। ओके, सो एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड है। ही इज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर। ओके, सो बेसिकली देखिए यहाँ पे वो डेविएट करता है कि देखिए एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है वैसे ही, राइट, बट यहाँ पे ही इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ सेंटर। तो बेसिकली देखिए ही हैज अ डुअल रोल। ओके,
तो एजेंट मतलब आप जब जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर को, और गवर्नर कई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करता है, इवन रिकमेंड करता है। तो क्या ऐसे फंक्शंस वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्म करता है वो हम आगे देखेंगे, ओके। बट बिकॉज ही परफॉर्म सम फंक्शंस ऑफ द सेंटर और गिव सम कंट्रोल टू सेंटर at the state on the state government, that's why governor is also called agent or representative of the center. Also same person can be appointed governor of two or more states, तो इस पे भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है, and this is inserted from 7th constitutional amendment act, okay. It is an independent constitutional office। तो देखिए अगर हमने यहाँ पर बोला एजेंट ऑफ या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, इसका मतलब ये नहीं है कि दी गवर्नर इज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। गवर्नर इज जो पोस्ट है गवर्नर की, इट इज एन independent constitutional office, please keep this in mind, okay, and it is not under the control or subordinate to central government, okay। तो ऐसा नहीं है कि it is subordinate, okay। now how the governor is appointed? The governor is appointed by the president first of all, secondly by warrant under his hand and seal। तो देखिए ये फ्रेज आप देखोगे ये सीएजी के लिए भी यूज होता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है? नॉर्मली भी हम बोल सकते हैं, वी कुड से नॉर्मली दैट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट ये स्पेसिफिकली बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील लिखने की क्या जरूरत है? तो इसका बेसिकली ये सिग्निफाई करता है, दिस सिग्निफाइज द स्टेटस एंड अथॉरिटी ऑफ द पोस्ट। स्टेटस अथॉरिटी, ओके। जो स्टेटस है मतलब इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये सिग्निफाई करता है कि जो ये अपॉइंटमेंट हो रही है इट इज बीइंग डन टू दी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ओके। क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो सिर्फ देयर आर ओनली टू क्वालिफिकेशंस। व्हाट आर दीज टू क्वालिफिकेशंस? फर्स्ट, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, ही शुड हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 इयर्स, ओके। आप देख सकते हो ज्यादातर एज क्या है, 35 इयर्स, ओके। Now, apart from these qualifications, there are some conventions. So conventions मतलब एक like these are some things that should be followed. Okay, हालांकि ये follow नहीं की जाती, but it is expected that this should be followed while appointing the governor. First of all, one who is appointed as governor should be outsider to the state and not connected with the politics of the state. Okay, he should be outsider and should not be connected with the politics of the state. Also, president is required to consult chief minister of the state consult. So ये convention है, okay, but in reality आप सब जानते हैं ये convention follow नहीं किया जाता, okay। ये तो फिर भी follow कर लेते हैं ये वाला convention, ये तो follow किया ही नहीं जाता, क्योंकि आपने recent times में अगर देखोगे आप, तो आपने देखा होगा कि कई बार गवर्नर्स जो है उनका रोल ऐसा होता है, वो बिकॉज दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनका रोल ऐसा होता है कि दैट you know that they are trying to control the state government on behalf of the central government, so that's why there is a issue or problem। और I think ये issue जब हम मेंस के लिए important होता है कि why the governors are not acting as per the constitutional mandate or constitutional morality, okay। now conditions of the office also, एक और चीज मेरे को बतानी है यहाँ पर, आपको जाननी चाहिए, that governor is on pleasure of president, okay? pleasure of president, ये आगे भी देखेंगे। सो ही इज अपॉइंटेड, और उसका अपॉइंटमेंट जो है मतलब जो कंटिन्यू कब तक करता है, ही कंटिन्यूज ओनली ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सो आगे जाके हम देखेंगे इसको डेफिनेटली। नाउ कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, जैसे प्रेसिडेंट के ऑफिस की, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की कुछ कंडीशंस थी कि ऑफिस में रहते हुए ये चीजें दीज आर सम थिंग्स दैट द गवर्नर शुड फॉलो। तो वो क्या है, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, his emoluments, allowances and privileges may be determined by the parliament। तो जो भी emoluments, allowances और privileges हैं गवर्नर के, वो कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट, ओके। दीज आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। और कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, टेल मी समथिंग, इन विच शेड्यूल आर emoluments, allowances and privileges of governor mentioned? in second शेड्यूल। और आप देखते हो इसको चेंज कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट, सो सेकंड शेड्यूल कैन आल्सो बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद सिंपल मेजॉरिटी।
Similarly, emoluments allowances cannot be diminished during his term of office. मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि कोई गवर्नर अगर मान लीजिए बात नहीं मान रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसके emoluments और अलाउंसेस डिमिनिश करके जीरो कर दे पार्लियामेंट कि ये हमारी बात नहीं मान, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते। ओके, ऑल्सो कोई पर्सन, जैसे हमने बताया कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। इफ वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स, इन दैट केस जो उसका पेमेंट होगा, गवर्नर का इन्वॉल्वमेंट्स और अलाउंसेस होगा, दैट विल बी शेयर्ड बाय द टू स्टेट्स एंड दैट विल बी इन द प्रपोर्शन। किस प्रपोर्शन में शेयर करेंगे वो डिटरमाइन कौन करता है? वो डिटरमाइन करता है, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। ओके, तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। अगेन आई नो थोड़ा बोरिंग है, बिल्कुल फैक्चुअल है, बट प्लीज इसको ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पर एक बार आप सुन लो और एक बार आप पीपीटी से देख लोगे अगर इसको, तो आपका बेसिकली दो बार तो इस चीज का रिवीजन हो ही गया। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। ओके, now what privileges and immunities he gets personal immunity from legal liability for his official acts। मतलब जो भी एज ए गवर्नर जो भी ऑफिशियल एक्ट करता है गवर्नर, उसके लिए कोई भी उसको पर्सनल इम्यूनिटी, उसके लिए उसके ऊपर कोई भी लीगल लायबिलिटी नहीं होगी। एंड ही इज ऑल्सो इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, right, so regarding his privileges and immunities, he is immune from any criminal proceedings during his term for both personal and official acts। okay, so please keep this in mind, during his term, इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, it is only during his term। okay, so during his term there could be no criminal proceedings against the governor, he cannot be arrested or imprisoned, right? and ये similar privileges and immunities मिली है president को भी। okay, and after giving 2 months notice, राइट, रिगार्डिंग सिविल प्रोसीडिंग्स गवर्नर के अगेंस्ट हो सकती है, बट अगेन उसके लिए 2 महीने का नोटिस होना चाहिए। एंड अगेन ये सब प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी कब मिलती है? ड्यूरिंग हिज टर्म इन द ऑफिस। एंड दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटीज ही गेट्स फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल एक्ट। हियर ऑल्सो पर्सनल एक्ट्स भी कवर्ड है। ओके, तो नाउ हिज ओथ, आप ओथ देख सकते हो। द ओथ ऑफ द गवर्नर, जस्ट अ सेकेंड, the oath of the governor is similar। तो बेसिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है सॉफ्टवेयर में, तो उसको ही एडजस्ट करने के लिए थोड़ा पॉज लेना पड़ा। ओके, सो ओथ के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ओथ जो है, ओथ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन एडमिनिस्टर करता है? इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट को कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट को कौन एडमिनिस्टर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अगर और इंडिया का चीफ जस्टिस नहीं है तो कौन? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और यहां पर अगर स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। ओके, एंड ओथ आप देख सकते हो, इट इज क्वाइट सिमिलर टू इट इज सिमिलर टू प्रेसिडेंट की जैसी ओथ है वैसी ही ओथ गवर्नर की भी है। ओके, जबकि वाइस प्रेसिडेंट की डिफरेंट है। ओके, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, and to devote himself to the service and well-being of the people of the state। okay, now moving on regarding his term। okay, ये एक और important aspect है जिसपे prelims में क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। देखिए, ओथ वाला पार्ट और प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी, इस पे इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ बन सकते हैं? नॉर्मली जिस जहाँ पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी वो होता है टर्म। तो नॉर्मली उसका जो गवर्नर का टर्म है वो है 5 years। ओके, नॉर्मली द टर्म ऑफ गवर्नर इज फॉर 5 years, बट इट इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट गवर्नर को कभी भी रिमूव कर सकता है, बट अगेन ये रिमूव करने की पावर एक्चुअली प्रेसिडेंट के पास है या काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के पास है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है? ये पावर एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, क्योंकि प्रेसिडेंट को जो भी अगर रिमूव करना है तो उसको जो है एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? सो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, सो ही कुड बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, अगर जो काउंसिल ऑफ यूनियन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को कि हमें इस स्टेट का गवर्नर रिमूव करना है। ओके, नाउ ही रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट, अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। ओके, एंड देयर इज नो ग्राउंड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर। ओके, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा, रिमूवल ऑफ गवर्नर, ओके, नॉर्मली द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, ओके, बट अगेन ये रिमूव करने की पावर एक्चुअली प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि प्रेसिडेंट को जो भी अगर रिमूव करना है तो उसको जो है एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? सो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके,
प्रेसिडेंट के लिए व्हाट वाज द ग्राउंड फॉर प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल? ओके, इट वाज वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्रेसिडेंट का क्या क्या ग्राउंड था प्रेसिडेंट के लिए? वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? Now, President may transfer a governor appointed from one state to another for the rest of the term. So ये भी एक important fact है कि ट्रांसफर्स कर सकते हैं, कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, राइट? एंड फॉर जो बचे हुए टर्म के लिए जो है प्रेसिडेंट एक गवर्नर को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकता है। ओके, एंड गवर्नर्स कैन बी रीअपॉइंटेड। ओके, दे कैन बी रीअपॉइंटेड, राइट? दे कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 years। देखिए ये सिमिलर टू प्रेसिडेंट। So the governor can hold office beyond 5 years till his successor assumes the charge. Okay, so please देखिए, I know थोड़ा factual है but still bear with me. Okay, next is president can make such provisions as he thinks fit for discharge of the functions of the governor in any contingency not provided in the constitution. मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ कि जो गवर्नर है ऑफिस में डाई हो गया, तो उसके लिए कौन फिर गवर्नर के फंक्शंस परफॉर्म करेगा एट दैट टाइम? तो वो प्रोविजन कौन? प्रेसिडेंट कर सकता है। और प्रेसिडेंट ने क्या प्रोविजन बनाया कि एट दैट टाइम कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है, ही विल कैरी आउट दी फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे लाइक जैसे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर थी, वैसे ही गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। Most of them are similar, आप clearly देख सकते हैं। All executive actions of government of the state are formally taken in the name of the governor. Okay, he can make rules specifying the manner in which orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated। मतलब बेसिकली यहाँ देखिए क्या है कि जो भी काम होगा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का, इट विल ऑल बी डन इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैसे किया जाएगा? हाउ विल दैट बी डन? हाउ विल वी इंश्योर कि ये ऑथेंटिक है? तो उसके लिए जो भी रूल्स बनाने होंगे और कैसे करेंगे, वो जो ऑर्डर्स और वो जो गवर्नर के नाम में करेंगे, वो क्या है? वो भी गवर्नर बना सकता है। बट अगेन आप देखोगे लाइक प्रेसिडेंट, ये सारी जो पावर्स है, मोस्ट ऑफ दिस पावर्स जो है, ही हैज टू एक्सरसाइज देम ऑन aid and advice of council of ministers headed by चीफ मिनिस्टर। ओके, जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो एक्चुअली ये पावर्स उनके पास है, क्योंकि गवर्नर को ये सब करते वक्त उनकी बात मान के करना है, उनकी एड एंड एडवाइस लेके करना है। ओके, देन ही कैन मेक अपॉइंटमेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ, ऑफ चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, chairpersons and members of state PSC, right, and tribal welfare minister in states of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha. Okay, he can seek information, he can require chief minister to submit for consideration of council of ministers any proposal जिस specific minister ने decision लिया हो, बाकी remaining council ने decision नहीं लिया है। Okay, he can recommend for imposition of constitutional emergency in a state and this is his discretionary power। Okay, अभी तक जो आपने ऊपर पावर्स देखी, जैसे ये जैसे आपने ये पावर्स देखी, ये सब पावर्स, ये जो है ये डिस्क्रिशनरी नहीं है, डिस्क्रिशन यहाँ पे आता है। ओके, एंड ही इज आल्सो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। ओके, अगेन आगे जाके हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जब देखेंगे तो बेसिकली वहां हम देखेंगे कि क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर के पास है। सिमिलरली लेजिस्लेटिव पावर्स अगर आप देखें तो ही कुड समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगेन आगे जाके देखोगे, अगर if the government loses majority, okay, स्टेट गवर्नमेंट अगर लूज कर जाती है मेजोरिटी, तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की पावर क्या हो जाती है? डिस्क्रिशनरी बन जाती है। बट जब तक गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, उनके पास मेजोरिटी है, तब तक ये पावर क्या है? उसको एक्सरसाइज, गवर्नर को एक्सरसाइज करनी है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द council of ministers headed by the chief minister, right? Now he could address the state legislature at the commencement of first session after each general election and first session of each year. Again, most of these are similar to what you could see for president. Okay, he can appoint any member of a state legislative assembly to preside over the proceedings when both speaker and deputy speaker office fall vacant. Okay, and same he could do for legislative council. Okay, now this is one important thing which is different.
he nominates 1/6 of the members of state legislative council. Again, not different. President भी nominate करता है क्या 12 members, but and here he nominates 1/6 of the members of state legislative council. Now this is something I would say very important, क्योंकि current affairs का aspect है जो मैं पिछले उसमें like president में भी ये बताना था, that एक provision है हमारे constitution में कि जैसे parliament हो गया, तो parliament में लोकसभा में president के पास power है that he could nominate 2 people from Anglo-Indian community, 2 लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट कर सकते हैं. ओके, ये पावर है. ये पावर किसको? प्रेसिडेंट को दे रखी है फॉर लोकसभा. सिमिलरली यहाँ पर एक मेंबर को नॉमिनेट करने की पावर दी है फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. किसको? इन स्टेट लेजिस्लेचर. किसको? गवर्नर को. बट हियर्स द कैच, एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो लिंक्ड विथ करंट अफेयर्स. ओके, सो बेसिकली अब ये जो नॉमिनेशन का प्रोविजन है ये अबॉलिश कर दिया गया है after 104th Constitutional Amendment Act 2019. This provision for nomination of a member to to Lok Sabha by President and to the State Legislative Assembly by Governor is abolished. Okay, so please इसको ध्यान में रखिए. Okay, very important point. Okay. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. थोड़ा एक्चुअली आज मेरे सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है यहाँ पे. ओके, लैपटॉप में कुछ इशू है, सो दैट्स वाई बार बार थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो रहा है. ओके, बट लेट्स कंटिन्यू, लेट्स फिनिश दिस चैप्टर ऑफ गवर्नर. ओके, तो अब आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया था. ओके, दैट नॉमिनेट 1 मेंबर टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एंग्लो इंडियन कमिटी, और जो प्रेसिडेंट है वो 2 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता था पार्लियामेंट में. बट the thing is, currently it has been abolished recently. current affairs का part है. 104th Constitutional Amendment Act 2019 से ये provision जो to nominate members of Anglo-Indian community to parliament or state legislature has been abolished. Okay. Also ये जो governor के पास power है to decide on question of disqualification of the members of state legislature in consultation with election commission. तो अगर आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 191 में, आर्टिकल 191 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब आगे हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो वहां जो आपका आर्टिकल 191 है उसमें दे रखी है डिस्क्वालिफिकेशंस. ओके, तो ये डिस्क्वालिफिकेशंस कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा गवर्नर इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो जो डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर आर्टिकल 191 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, इट इज डिसाइडेड बाय गवर्नर and in consultation with election commission. ऐसे ही देखिए एक और तरीके से जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालीफाई होते हैं वो है डिफेक्शन. ये भी हम आगे जब डिफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. अभी देखिए 2 तरीके से डिस्क्वालीफाई एमएलए जो है अभी 2 तरीके से डिस्क्वालीफाई होता है. एक हो गया डिफेक्शन, ओके, और एक हो गया आर्टिकल 191 में जो डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है. अगर इसके अंडर कोई डिस्क्वालिफिकेशन में आता है, इन दैट केस गवर्नर डिसाइड करता है. गवर्नर, एंड दैट टू इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन. बट यहाँ पे कुछ होता है, तो यहाँ पर कौन डिसाइड करता है? स्पीकर. ओके, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, और यही सेम चीज आप यूनियन लेवल पे भी, अगर कोई एमएलए की जगह एमपी है तो डिफेक्शन में स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह स्पीकर ऑफ लोकसभा. ओके, और जो स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, टू बी मोर प्रिसाइज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा है, अगर राज्यसभा होगा तो वहां का चेयरमैन. ओके, और अगर 191 की जगह फिर यहाँ 102 आ जाता है फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके लिए डिस्क्वालिफिकेशंस 102 आर्टिकल में दे रखी है. और यहाँ पर गवर्नर की जगह आपका प्रेसिडेंट आ जाता है. यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है. ओके, एंड प्रेसिडेंट डिसाइड्स इट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन. ओके, नेक्स्ट इज असेंट टू द बिल और रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट. ओके, तो मान लीजिए कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया तो अगर लॉ बनना है तो इट रिक्वायर्स असेंट ऑफ द गवर्नर, एंड ऑल्सो ही कुड रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट. ओके, अगेन ये पावर ऐसे डिस्क्रिशनरी नहीं है, ये पावर जो है गवर्नर को एक्सरसाइज करनी है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, ही कुड promulgate ordinances, okay, and lays down various reports in, sorry, not parliament. Here it should be state legislature. Okay,
प्लीज करेक्ट कर लेना इसको, मैं आपको करेक्टेड नोट्स ही दूंगा। तो इट शुड बी स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, यहाँ पर रिजर्व भी कर सकता है, यहाँ पर आपको पता चल गया कि बिल रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, या उसको असेंट या वीटो कर सकता है। ओके, तो ये हम आगे देखेंगे। तो आई होप आपको लेजिस्लेटिव पावर्स क्लियर है। आई होप लेजिस्लेटिव पावर्स आर क्लियर। ओके, अब आते हैं फाइनेंशियल पावर्स में। तो ensures that annual financial statement, that is state budget, is laid before the state legislature, right? जैसे प्रेसिडेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाता है, वैसे ही गवर्नर इंश्योर करता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज स्टेट बजट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑल्सो सिमिलर टू जो हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। He can make advances out of contingency fund of state to meet any unforeseen expenditure, right? And he constitutes a state finance commission after every 5 years. Okay, हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाता है। Who constitutes here? गवर्नर। और सेंट्रल लेवल पे कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रल लेवल पे? प्रेसिडेंट। और आगे आप देखोगे, आगे जब हम पढ़ेंगे इन बॉडीज के बारे में, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस डिफरेंट हैं, राइट? फॉर डिफरेंट पर्पस होती है, और जो यूनियन की जो फाइनेंस कमीशन होती है वो डिफरेंट पर्पस के होती है। Then judicial powers, again the power to grant pardon, reprieve, respite, remission of punishment, or suspend, remit, commute sentence of any person convicted of any offence against any law matter relating to the which executive power of state extends। यानी जहां पे जिन मैटर्स में स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है, उन चीजों के लिए जो है पार्डनिंग पावर है गवर्नर के पास। ओके, ऑल्सो and he is consulted by president while appointing the judges of concerned state high court, so please keep this in mind। जब स्टेट हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं तो गवर्नर इज कंसल्टेड। ओके, नेक्स्ट इज मेक्स अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। सो डिस्ट्रिक्ट जजेस का प्रमोशन पोस्टिंग अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? गवर्नर। बट अगेन नॉट ऑन हिज डिस्क्रिशन बट इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट। ओके, and he appoints person to judicial service of state, okay, in consultation with state high court and state public service commission। okay, so I hope these powers are clear। again ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, तभी आपके दिमाग में आएगी। ओके, एंड अगेन ऐसी स्टेट इतना फैक्चुअल में कम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, बट स्टिल क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि आप प्लीज बार बार इन नोट्स के थ्रू गो थ्रू करना। ओके, नाउ अब आ जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट की कंपैरिजन। और यहाँ पर कंपैरिजन में हम बेसिकली देखेंगे कहाँ डिफरेंट है, वेयर इज कि कहाँ जो है गवर्नर किस सेंस में डिफरेंट है फ्रॉम प्रेसिडेंट। ओके, तो जो वीटो पावर फॉर ऑर्डिनरी बिल देखते हैं कि ऑर्डिनरी बिल मान लीजिए गवर्नर के पास आया, तो गवर्नर के पास क्या वीटो पावर है। ओके, से मोस्टली सेम चीजें होती हैं। जब आएगा तो ही कुड गिव असेंट, withhold the assent, or or he could also give assent, withhold the assent, or return the bill। ठीक है, यहां तक तो प्रेसिडेंट भी कर सकता है। एक और चीज जो गवर्नर कर सकता है ऑर्डिनरी बिल में, रिजर्व द बिल, रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट। ओके, ये जो एक एक्स्ट्रा चीज है जो गवर्नर कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखनी। ओके, एंड ऑल्सो वंस कोई बिल अगर गवर्नर रिजर्व कर लिया फॉर प्रेसिडेंट, उसके बाद गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। सो प्लीज दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वंस अ बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट, देन गवर्नर हैज नो रोल देयर। ओके, फिर अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास वो बिल गया, सो इट इज अप टू प्रेसिडेंट वेदर ही हैज टू गिव असेंट, or he has to withhold his assent, or he has to return the bill। and if president returns the bill, and if the state legislature again passes the bill, अगर president bill को वापस return कर देता है, ओके, और स्टेट लेजिस्लेचर फिर से पास करता है वो बिल, तो प्रेसिडेंट फिर वो बिल दोबारा गवर्नर के पास नहीं जाएगा, देन दैट बिल विल नॉट गो टू द गवर्नर, इट विल डायरेक्टली गो टू द प्रेसिडेंट। ओके, एंड राइट, एंड वंस प्रेसिडेंट रिटर्न द रिजर्व बिल, तो जो हाउस या हाउसेस ऑफ जो स्टेट हैं उसको रिकंसिडर करना होता है विद इन 6 months। ओके, उनके ऊपर टाइम लिमिट है। ओके, एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट इवन इफ द बिल इज पास्ड अगेन। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया कोई बिल, गवर्नर ने रिजर्व किया फॉर प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट रिटर्न दैट बिल, और फिर से स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करके वापस प्रेसिडेंट को दिया, तो जैसे नॉर्मली पार्लियामेंट के केस में क्या होगा, अगर ऐसा करता रिटर्न, तो प्रेसिडेंट को वो बिल फिर पास करना पड़ता। बट इधर क्या होता है, इधर ये होता है कि प्रेसिडेंट हियर प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट इवन इफ द बिल इज पास्ड अगेन। सो
दिस इज द की डिफरेंस पॉइंट। ओके, ये डिफरेंस का एक पॉइंट है, और ये प्लीज इन दो पॉइंट्स को याद रखिए, क्योंकि नॉर्मली अगर पार्लियामेंट को रिटर्न करता है और दोबारा पार्लियामेंट भेज देती है तो प्रेसिडेंट को असेंट देना होता है। ओके, बिकॉज देयर इट इज सस्पेंसिव वीटो। ओके, बट यहाँ पे एब्सोल्यूट टाइप का वीटो है प्रेसिडेंट के पास इन बिल्स पे, कि अगर दोबारा भी कर पास करके स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को देती है, इवन देन प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड। ओके, सो प्लीज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रखिए, एक ऐसा पॉइंट है जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ओके, नाउ वीटो पावर फॉर मनी बिल, फॉर मनी बिल क्या वीटो पावर्स है, राइट, हैव सेम पावर्स, मोस्टली मनी बिल के केस में सेम पावर्स है, दैट दे कैन नॉट रिटर्न द बिल, या तो उसको असेंट दे सकते हैं या विथहोल्ड कर सकते हैं असेंट, बट दे कैन नॉट रिटर्न। एंड गवर्नर जो है कैन रिजर्व द मनी बिल। ओके, कैन रिजर्व द मनी बिल फॉर प्रेसिडेंट, एंड ऑल्सो रिजर्व्ड मनी बिल, अगर जो मनी बिल मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर का गवर्नर ने रिजर्व किया है प्रेसिडेंट के लिए, उस बिल पे भी प्रेसिडेंट आइदर उसको असेंट दे सकता है या विथहोल्ड कर सकता है, उसको रिटर्न नहीं कर सकता। ओके, कैन आइदर बी असेंटेड और विथहोल्ड कर सकता है, बट कैन नॉट बी returned. Okay, please keep this in mind. Now veto power for constitutional amendment bill. Okay, so both have no veto power, आप जानते हो। प्लीज कीप दिस इन माइंड, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गवर्नर का तो वैसे भी कोई रोल नहीं होता, प्रेसिडेंट का रोल होता है, प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। ओके, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जहां तक देखी जाए तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर, मतलब बेसिकली जितनी स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर है उसके ऊपर जो भी सारी रिस्ट्रिक्शंस है, वही सेम चीजें, वही एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्डिनेंस बनाते हैं, उतनी ही लेजिस्लेटिव पावर्स पे गवर्नर ऑर्डिनेंस बना सकता है, और वही सारी लिमिटेशंस जो है गवर्नर के ऑर्डिनेंस पे है जो स्टेट के लेजिस्लेशन पे होगी। ओके, बट एक लिमिट है कि टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट कितनी होती है, टाइम लिमिट होती है 6 वीक्स की। जो यूनियन के लिए है वो सारी चीजें सेम है यहाँ पे। ओके, बस इतना अंतर है कि ये वो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है यहाँ पे उसके को एक्सटेंसिव है, और अगर यूनियन की बात करते हैं वहां प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, वो पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके को एक्सटेंसिव है। ओके, और टाइम लिमिट प्लीज हियर आप ध्यान रखिएगा, टाइम लिमिट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ जो गवर्नर है उसकी भी टाइम लिमिट जो है इट इज 6 वीक्स। ओके, यानी जब भी पार्लियामेंट दोबारा मिलेगा, सॉरी जब भी स्टेट लेजिस्लेचर का जो जब भी दोबारा मिलेगा उसके 6 वीक्स में उसको पास होना होता है। ओके, एंड अगेन बीच में जो ऑर्डिनेंस मान लीजिए गवर्नर ने किया है, बट अगर बिफोर 6 वीक्स अगर स्टेट लेजिस्लेचर एक रिजोल्यूशन अप्रूव कर देता है कि हमें ये डिसकंटिन्यू करना है, तो वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। ओके, तो इट हैज सेम लिमिटेशंस एज एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट पे जो सारी लिमिटेशंस है, वही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है गवर्नर की उस पर भी वही सब लिमिटेशंस है, राइट। एंड गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट इन 3 केसेस, यानी ऐसे 3 केसेस जो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इन 3 केसेस में गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का जो है प्रीवियस सैंक्शन जैसे लेना पड़ेगा। ओके, so here bill containing some provisions which have required previous sanction of president for introduction in state legislature, तो उस पे ऑर्डिनेंस बनाना होगा तो प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी, राइट, प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिमिलरली ऐसा कोई बिल, राइट, विच वुड बी कंटेनिंग ऐसा कोई बिल जहां ऐसे बिल को जिसको रिजर्व करना जो है प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है, राइट, इस केस में भी इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड है। एंड लास्टली act of state legislature containing same provisions which would have been invalid without receiving president's assent। okay, तो ऐसे कोई जो स्टेट लेजिस्लेचर के ऐसे कोई एक्ट्स जिनके लिए नॉर्मली प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए, उसको अगर उसके ऊपर ऑर्डिनेंस बनाना है गवर्नर को, तो उसके लिए भी गवर्नर को इंस्ट्रक्शन चाहिए फ्रॉम प्रेसिडेंट। अगेन आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्लीज इसको एक बार आप खुद से भी पढ़ना। ओके, सो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, next is pardoning powers. Okay, can pardon, reprieve, respite, remit, and suspend and commute the punishment and sentence of any person convicted of offense against an state law. Okay, तो कौन से ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ। ओके, वहां पर क्या था, प्रेसिडेंट की पावर की कौन से लॉ पे होती थी, यूनियन लॉ। ओके, ऑल्सो पार्डन अ डेथ सेंटेंस, ये पावर जो है गवर्नर के पास नहीं है, गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, राइट, ओनली
only president can pardon a death sentence, please. चाहे वो स्टेट लॉ के अंदर हो या यूनियन लॉ के अंदर, कोई भी डेथ सेंटेंस जो है, ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन सच अ डेथ सेंटेंस, ऑलराइट। एंड ऑल्सो गवर्नर के पास कोई पावर्स नहीं है कोर्ट मार्शल के केस में, वो भी पावर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, ओके। ऑल्दो गवर्नर के पास पावर है दैट ही कुड सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। अगेन इन सब के मीनिंग्स क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ओके। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है गवर्नर की? तो गवर्नर की अगर आप देखोगे आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एज हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। मतलब ऑब्वियसली गवर्नर को जो है इसकी एड एंड एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, इसकी एड एंड एडवाइस पे ही काम करना है। बट ये जो एक क्लॉज है, ये वाला पार्ट, दिस इज डिफरेंट, ओके, दिस इज डिफरेंट। ये चीज प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, और यही जो चीज है आपकी, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस इन हिज डिस्क्रिशन, यही चीज है जो उसको देती है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। दिस थिंग गिव्स हिम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि कुछ जगहों पे गवर्नर को डिस्क्रिशन है, कुछ मैटर्स में गवर्नर को डिस्क्रिशन है। दिस इज सेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ओके। So he has both constitutional discretion as well as situational discretion. Okay. Now moving on. Now अब हम देखते हैं कि क्या constitutional discretion है, जैसे reservation of bill for consideration of president। मतलब अगर गवर्नर को कोई बिल, राइट, और ये पावर कहाँ है? अंडर आर्टिकल 201, राइट। सो आर्टिकल 201 में बेसिकली गवर्नर को पावर है दैट ही कुड रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है वो रिजर्व कर सकता है। सो बेसिकली ये जो है गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन पे कर सकता है, इस पे उसको एड और एडवाइस की जरूरत नहीं है, ओके। देन रिकमेंडेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, ओके, and exercising his functions as administrator of adjoining union territory and seeking information from chief minister with regard to the administrative and legislative matters of the state। So again देखिए, this is something आप समझ रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन मतलब यहाँ पे उसको इन मैटर्स में उसको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ओके। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर कट मेजोरिटी, ओके। यही सिमिलर सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट को भी थी, ओके, राइट। और when chief minister in office dies suddenly and there is no obvious successor, okay, सिमिलर टाइप की सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन हमने देखी थी जो प्रेसिडेंट के पास भी थी, राइट। dismissal of council of ministers when it cannot prove confidence of the state legislative assembly and dissolution of state legislative assembly if council of ministers has lost its majority, right। so ये सिमिलर टाइप की जो है हमने सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट के पास भी देखी थी, ओके। सो लास्टली जो हम देखते हैं कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं जो गवर्नर के ऊपर, जो गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज करता है। जैसे महाराष्ट्र के केस में ही हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टेब्लिश सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर विदर्भ एंड मराठवाड़ा। जैसे गुजरात के केस में कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नागालैंड के केस में। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। So with respect to law and order, right, in the state, so long as जब तक नागा हिल्स और ये एरिया है ट्यूसैंग एरिया, इसमें जब तक इंटरनल डिस्टरबेंस है तब तक जो है गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है, ओके। असम में विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ही हैज डिस्क्रिप्शन, ओके। मणिपुर रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज, ओके। सिमिलरली फॉर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड कर्नाटका। सो ये बेसिकली स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जहां गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन से एक्ट करता है। So this is it for our lecture on governor and on vice president and governor. Again next lecture में हम पढ़ेंगे about council of ministers and prime minister and similarly state council of ministers, okay। And also again I would request you guys to do some practice questions on our telegram channel, क्योंकि अब मैं previous year question तो मैं ही करा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं, ओके। एंड प्लीज ये जो चैप्टर्स है इनके लिए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो नोट्स हैं ये रिवाइज करिए, ओके।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट्स रिवाइज करिए, ओके, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगेन आई नो थोड़ा बहुत फैक्चुअल है, बट प्लीज इसको रिवाइज करिए, ओके। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनमें से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। So this is it for our lecture for now. See you again next time with another lecture.